वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपके फर्स्ट पेपर के लिए एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे खास प्रश्नों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो फिर देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है, सेल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। आपके सामने यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इनको पढ़िए और सही कोट का बाद में चयन कीजिए। देखिए, मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। यानी दूसरे में कहा गया था, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। देखिए, यहाँ पर बात यह है कि सेल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है क्योंकि आजकल हमारे वैज्ञानिक लोग निरंतर ये प्रयास करते हैं कि कैसे ईंधनों के नए नए स्रोत को ढूंढा जाए। तो उसी क्रम में ये पाया गया है कि शैवाल से भी हम ईंधन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शैवाल ईंधन से या फिर इसको प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि इसके लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञता और इसके लिए इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। तो ये बात यहाँ पर सही कही गई है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि शैवाल से ईंधन को प्राप्त करना, इसके लिए बहुत बड़े रूप से सेटअप करना होता है। इसके बाद कहा गया है तीसरे में, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर भी सही कही गई है। लेकिन यहाँ पर जो पहले में बोला गया था कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं, तो ये बात सही नहीं, क्योंकि महाद्वीपों पर भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो इसलिए आपका कथन 2 और 3 सही है, उसके अनुसार आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, सेल आपके लिए जो सेल आधारित जो ईंधन की जो संभावना है वो एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि जो शैवाल होते हैं वो बड़ी मात्रा में समुद्रों से या फिर जो भी जलाशय या जल के स्रोत होते हैं जहाँ पर जल होता है उनसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसानों को भी शैवाल की खेती के लिए प्रमोट करके उन्हें उत्साहित किया जा सकता है और किसानों का भी इससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है, जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन बोला गया है कि जल विद्युत संयंत्रों को स्थापित करते समय स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है। विस्थापन मतलब अलग हो जाते हैं, स्थानीय समुदाय मतलब वहाँ के लोकल के जो लोग होते हैं। दूसरा कथन है, जल विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। इसके बाद आपको सही आंसर बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप इसका आंसर समझ गए हैं। वैसे मैं बताऊं, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आप जानते हैं कि जब कहीं पर जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जाती है तो डैम बनाए जाते हैं, तो आसपास के लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है। तो ये बात भी सही है। और दूसरी बात, जल विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज आपको बताना ही होगा कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। बताइएगा आप कमेंट करके। और मैं बता दूं, जैसा कि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में बोला गया है कि जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। तो भाई ये बात सही नहीं है, क्योंकि जैव ईंधन को प्राप्त करना बहुत ही आसान नहीं होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत कम नहीं होती है, तो लागत प्रभावी होता है, ये बात इन्होंने बोल देती है, लेकिन नहीं होती है, महंगा पड़ता है। तो जो भी प्रश्न में पूछा गया है सत्य नहीं है, उसके अनुसार आपका ऑप्शन बी सही बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। क्या बताया गया है? भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि गंगा डेल्टा जो क्षेत्र है इसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं और सब जगह पाए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। भारत में कौन से ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादित हो सकता है, जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हैं, आप सोचिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। वैसे
वैसे आपको मैं बताता हूँ सॉरी वैसे मैं आपको बताता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो ज़्यादातर किसकी है, सौर शक्ति की है। क्योंकि क्योंकि भारत की जो लोकेशन है उसके अनुसार यहाँ पर जो सौर जो रोशनी होती है वो पर्याप्त मात्रा में आती है, जिसकी वजह से ज़्यादा संभावना है किसकी, सौर शक्ति की। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, 100% आप इसका आंसर जानते होंगे। तो मैं बताता हूँ फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। क्योंकि यह एक ऐसा ईंधन है जो कि बहुत ही कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है और साथ ही साथ इसकी जो क्षमता होती है इसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे बड़ा आसान है, आप थोड़ा सा सोचिए तो सही उत्तर दे पाएंगे। सॉइल कंजर्वेशन की बात की गई है जिसमें हम क्या करते हैं, आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप बताइएगा। वैसे मैं बताता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है ना। तो ये क्या है, सॉइल कंजर्वेशन है जिसके अंतर्गत हम मृदा का संरक्षण करते हैं। ये जरूरी है क्योंकि आजकल आप जैसा जानते हैं कि मृदा का जो संरक्षण वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह क्या है, पौधों की कटाई प्लस वनों की कटाई प्लस जानवरों का बहुत ज़्यादा जो चारागाह क्षेत्र है वहाँ पर जाना। खैर अब तो कंडीशन ये हो चुकी है कि चारागाह भी नहीं बचे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा जानवरों का वहाँ तक पहुँचने की वजह से कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि ना ही तो कहीं पेड़ दिखाई देते हैं और ना ही कहीं चारागाह दिखाई देते हैं। ये सच्चाई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है हरियाली को बनाए रखने के लिए। और लेकिन जब सॉइल की जो ऊपरी लेयर होती है, जो अपर लेयर होती है, जब वो बह जाती है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हट जाते हैं, जिस वजह से हरियाली भी ख़त्म हो जाती है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर इस प्रश्न में जो उत्तर सही है दैट इज ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए ये प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है, मुझे लगता है हो सकता है कि ना देखो आपने, और मुझे लगता है कि जिन्होंने इस प्रश्न को नहीं देखा है तो निश्चित ही वो लोग इसका ऑप्शन ए सही करेंगे, बोलेंगे जैविक खाद में नीम का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैविक खाद के रूप में एजोला का यूज किया जाता है। एजोला फर्न होती है, इसके अंदर नील हरे शैवाल होते हैं और इसमें नाइट्रोजन भी होती है। और ये क्या करते हैं, ये भूमि में जैविक तत्वों का निर्माण करते हैं, इसलिए जैविक खाद के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके ज़्यादा यूज करने से क्या होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कि क्या हो सकता है। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए इस प्रश्न में जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आप इसमें ऑप्शन डी सही करेंगे, है ना। वैसे तो डायरेक्टली ऐसा लगता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ये कम होता है। लेकिन आप देखें ऑप्शन में तो उपर्युक्त सभी के लिए बोला है, तो इसमें आप डी को सही करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका आंसर सही है ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि अम्ल वर्षा से होने वाली मानवीय बीमारियों एवं समस्याओं में से सही का चयन करना है। तो आपको यहाँ पर कुछ बीमारी के नाम बताए गए हैं या समस्याओं के नाम बताए गए हैं, जैसे कि कैंसर, किडनी समस्या, पल्मोनरी एम्फीसिया, ब्रोंकाइटिस या श्वसन रोग, और बाद में यहाँ पर आपको ये उत्तर ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सभी ये समस्याएं या बीमारियां अम्ल वर्षा की वजह से होती हैं। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बट ये जो इसमें बीमारियां या समस्याओं के नाम लिखे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये अम्ल वर्षा की वजह से होती हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। दूसरी बात है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कमेंट कीजिए और बताइए कि अम्ल वर्षा क्या है, क्यों होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूँगा कि ताजमहल जो आगरा में है उसके पीलेपन का जो मुख्य कारण है वो क्या है।
इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ और आप भी जानते होंगे, तो लेकिन आप आज कमेंट करिए और बताइए कि क्या वजह है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था, ऑप्शन डी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, एसिड रेन से संबंधित है। तो आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलायबल आंसर है कि अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है, क्या होता है, H2SO4। ऑप्शन सी इसका सही है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। देखिए आपका ये रैपिड रिवीजन है, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि क्या कैसे होता है, डिटेल्स वीडियो बताए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। सल्फर उत्सर्जन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या होता है, वो होता है आपका कोयले का दहन, यानी कोयले के दहन की वजह से सबसे ज़्यादा सल्फर की उत्पत्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाली पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, यानी इनमें से किसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है, यानी कौन से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। आप ऑप्शन पढ़िएगा और बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। वैसे मैं बताऊं इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऐसी दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद फिर से अगला प्रश्न है सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने फिर से ऐड कर दिया, ये क्वेश्चन आपका 13 था। तो खैर आप फिर से बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या है, आप समझ गए होंगे पहले, तो यहाँ पर मुझे डिफाइन नहीं करना है। तो ये आपका आज का वीडियो हुआ, इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन डिफाइन किए। आई होप आप इनको देखे होंगे, पूरे समझे होंगे और कुछ चीज़ें आपको पहले से भी याद आ गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और भी वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर बहुत वीडियो अपलोड किए हैं, वो सभी आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।